वेलकम, नमस्ते, सुप्रभात और आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग अपना जो आरआरबी एनटीपीसी को लेकर जो क्लास कंटिन्यू कर रहे थे उसमें आज हम लोग मौर्य डायनेस्टी को पढ़ेंगे। लेकिन क्लास के एमसीक्यू और उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि ये आप जितनी जल्दी हमारी ओर रिफ्लेक्ट कर देंगे उतनी जल्दी हम आपकी ओर ढेर सारी फैसिलिटीज को और रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो आज हम लोग अपने मौर्य डायनेस्टी पर है, मौर्य वंश के एमसीक्यू को लेकर है, जिसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। वो सवाल जो लगभग आते रहे हैं, मिलते जुलते रहे हैं और आने की संभावना भी बनी हुई है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मौर्य वंश के जो शुरुआत है एमसीक्यू का उसकी करते हैं और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अशोक वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? अशोक किस वंश का शासक था? हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश या शिशुनाग वंश? तो देखिए, अगर हम लोग अपने उत्तर की बात करें, हम सभी लोग जैसा जानते ही हैं कि जो अशोक है ये मौर्य वंश का शासक है। हम लोगों का जो आंसर है वो आंसर सी है, यानी कि मौर्य वंश। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए, हम लोगों का आंसर सी ऑप्शन यानी कि मौर्य वंश है। तो मौर्य वंश को याद रखेंगे। मौर्य वंश वो जिसकी शुरुआत किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंडर के तौर पर, अपने गुरु जिनका नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य मिलता है, और बिंदुसार उनके बेटे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, और बिंदुसार का बेटा है जिसका नाम अशोक, जिसे कई सारी जगहों पर अशोक वर्धन और अशोक प्रियदर्शी भी कहा जाता है। हर्यक वंश की बात करें तो मगध का पहला राजवंश है जिसकी शुरुआत बिंदुसार के द्वारा की गई। अजात शत्रु, उदयन ऐसे कई बड़े शासक दिखाई पड़ते हैं इस वंश से। नंद वंश की बात करते हैं तो नंद वंश मगध का दूसरा बड़ा राजवंश है और इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति महापद्मनंद है। धननंद इस वंश का अंतिम शासक है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मार दिया जाएगा। शिशुनाग वंश की अगर बात करते हैं तो शिशुनाग वंश वो है जिसकी शुरुआत शिशुनाग ने किया। हर्यक वंश के बाद आप देखेंगे कि शिशुनाग नाम के व्यक्ति के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई, यानी मगध का ये दूसरा वंश है। सीक्वेंस की अगर बात किया जाए तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल है हम लोगों का 2 नंबर का, और वो है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ चाणक्य? विष्णुगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त एंड देवगुप्त। तो देखिए, जो चाणक्य का दूसरा नाम है वो है, दूसरा क्या वास्तविक नाम अगर बात करें तो चाणक्य का जो वास्तविक नाम है वो नाम आता है विष्णुगुप्त, यानी हम लोगों का जो ऑप्शन ए है वो हम लोगों का आंसर है। इनके अलावा हम लोग चाणक्य को कौटिल्य के नाम पर भी जानते हैं। ये वही कौटिल्य हैं जिनके द्वारा अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी जा रही है। तो चाणक्य के 3 नाम हो जाते हैं, एक चाणक्य हो जाएगा, एक विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य हो जाएगा। याद रखिएगा। रामगुप्त की अगर बात करें तो रामगुप्त गुप्त वंश के शासक हैं। चंद्रगुप्त की बात करें, देखिए इसमें मौर्य नहीं लगा हुआ है, तो चंद्रगुप्त अगर सिंपल लिखा है तो ये भी आपका मौर्य वंश का शासक है, सॉरी गुप्त वंश का शासक हो जाएगा। रामगुप्त और चंद्रगुप्त ये आपके गुप्त वंश के शासक हो गए, और जो देवगुप्त नाम लिखा हुआ है ये हर्षवर्धन का समकालीन मालवा जो राज्य आता है उसका राजा हुआ करता था। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं जो हम लोगों का 3 नंबर का सवाल है। सवाल है विच डायनेस्टी कम आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी? यानी मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश या गुप्त वंश? ठीक, तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, बड़े वंश की बात कर रहा है, तो यहां पर अगर बात किया जाए तो देखिए हर्यक वंश, नंद वंश और शिशुनाग वंश ये तो मौर्य वंश से पहले के हैं। और अगर मौर्य वंश के बाद की बात करते हैं, अगर सीक्वेंस वाइज लेकर चला जाए तो पुष्यमित्र शुंग का वंश यानी शुंग वंश हो जाएगा, फिर आपके कुशाण वंश के लोग आ जाएंगे, फिर बड़ी डायनेस्टी के तौर पर
गुप्त वंश आ जाएगा। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गुप्त वंश आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी गुप्त डायनेस्टी हम लोगों का आंसर है। ठीक, देखिए सीक्वेंस फिर से बता देता हूं। मौर्य वंश को खत्म करने वाले जो शुंग वंश के लोग हैं, जिन्हें हम लोग पुष्यमित्र शुंग फाउंडर के तौर पर देखते हैं। शुंग वंश के बाद आपका कण्व वंश आ जाएगा, जिसकी स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया है। वो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत से उभरता हुआ राज्य है जिसे सातवाहन के नाम पर जाना जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुशाल वंश एक बड़े राजवंश के रूप में आएगा, कनिष्क जिसका राजा हो जाएगा। और फिर इसके बाद कुशाल वंश के नींव पर या कुशाल वंश के खंडहर पर आपके गुप्त वंश के लोग आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर जो सवाल पूछा गया उस सवाल का आपका आंसर गुप्त डायनेस्टी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा ये मगध के दो बड़े राजवंश हैं जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं। मौर्य वंश पहला बड़ा राजवंश और गुप्त वंश दूसरा बड़ा राजवंश, जिसके दायरे जिसकी सीमाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, जो 4 नंबर का सवाल है। Who was the last ruler of Maurya dynasty? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या बृहद्रथ? देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो देखिए नामों में अगर ध्यान से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर यानी संस्थापक हो गया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा यानी अगला शासक हो जाएगा। बिंदुसार का बेटा अशोक यानी कि उसके बाद अगला शासक हो जाएगा। अशोक के बाद कई लोग हैं, जैसे कुणाल है, दशरथ है, संप्रति है, जालौक है, शालिशुक है, सुबगसेन है और अंतिम राजा के तौर पर हम लोगों का डी ऑप्शन, जिसे हम लोग बृहद्रथ के नाम पर जानते हैं। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी बृहद्रथ। ठीक है, याद रखिएगा मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ हो जाएगा। बृहद्रथ की हत्या कर देगा उसका अपना ही अमात्य, जिसे पुष्यमित्र शुंग कहा जाएगा, और एक नए राजवंश की स्थापना कर दी जाएगी जिसे हम लोग शुंग वंश के नाम पर जानेंगे। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद का हो जाएगा, तो अंतिम शासक बृहद्रथ हो जाएगा। चलिए भाई, तो अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। जो हम लोगों का अगला सवाल 5 नंबर का है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ बिलीवर ऑफ आजीवक सेक्ट? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक आजीवक संप्रदाय को मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या बृहद्रथ? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता है। उसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु है, जिसके साथ वो दक्षिण भारत में एक जगह जिसे श्रवण बेलगोला कहा जाता है वहां चले गए। बिंदुसार की अगर बात करते हैं तो बिंदुसार जो है वो अपने पिता से अलग जैन धर्म को न मानकर आजीवक संप्रदाय को माना करता था। ठीक है, तो हम लोगों का जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय को मानने वाला बिंदुसार। और मैं यहीं पर आपको लिख देता हूं आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मक्खली पुत्र गोशाल। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखिएगा आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र गोशाल के द्वारा की गई। और जो मौर्य राजवंश का राजा इसको माना करता था उसका नाम बिंदुसार है। ठीक, अशोक की अगर बात करते हैं तो अशोक बौद्ध धर्म को मानता है। कलिंग की लड़ाई के बाद, कलिंग की लड़ाई से पहले तक तो वो शैविज्म को माना करता था, यानी भगवान शिव की पूजा करने वाला था, भगवान शिव में उसकी आस्था हुआ करती थी। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन है और वो बौद्ध धर्म को मानने वाला है। जो मोगलीपुत्र है वो अशोक के धार्मिक गुरु हो जाएंगे। और अशोक के बाद अधिकांश राजा आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं, जिसमें बृहद्रथ जो कि अंतिम राजा है वो भी आता है जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाला है। अगले सवाल की ओर चलते हैं जो 6 नंबर का सवाल है। सवाल है व्हेन डिड द कलिंग वॉर हैपन? यानी कलिंग युद्ध कब हुआ? 298 BC, 273 BC, 261 BC, 251 BC। तो देखिए कलिंग युद्ध को अगर हम लोग याद करें तो कलिंग युद्ध हुआ है अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल की बात करें, मैं यहां पर आप लोगों के लिए अशोक का शासनकाल लिख देता हूं। पहले तो अशोक का नाम लिख देता हूं, ठीक है, फिर अशोक का शासनकाल लिख देता हूं 269-251
232 BC, ये उसका शासनकाल हो जाएगा। ये अशोक का रूलिंग ईयर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। 269 से लेकर 232 तक। अगर हम लोग देखें कि कलिंग युद्ध कब हुआ, तो हम लोग ने पढ़ा है, आप लोग ने पढ़ा हुआ है कि कलिंग युद्ध अशोक के गद्दी पर बैठने के, अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में हुआ। अब यहीं से अगर हम लोग 8 माइनस कर लेते हैं, 8वां वर्ष 8 माइनस कर लेंगे, तो ये जो ईयर निकल कर आएगा ये 261 BC हो जाएगा। यानी हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सी 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हो जाएगी। अब यहीं पर एक सवाल और कई सारे बच्चे पूछ लेते हैं, एग्जाम में नहीं पूछा गया लेकिन बच्चों के दिमाग में सवाल आ जाता है कि कलिंग युद्ध जब हुआ तो कलिंग का राजा कौन था। बेटा ये बहुत मुश्किल सवाल है, अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं सवाल, लेकिन इस सवाल का जवाब कहीं भी प्रॉपर मैनर में नहीं लिखा गया है। कुछ किताबें कहती हैं कि कलिंग का राजा कोई हैंदव नाम का राजा हुआ करता था, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो कोई नंजराज नाम का राजा हुआ करता था। कुछ किताब अगर सीरियल की बात कर ले तो उसमें कुछ और जगन्नाथ जैसे नाम मिलने लगे थे, तो ऑथेंटिक नाम क्या है वो मालूम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और डेट लिखी हुई है, इन डेट को भी हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। अगर हम लोग 298 BC को लेते हैं तो देखिए वो दौर है जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी से उतर चुके हैं और बिंदुसार जो कि उनका बेटा है वो गद्दी पर बैठ रहा है। यानी बिंदुसार का शासनकाल 298 से शुरू होगा और 273 जो साल है ये बिंदुसार की मृत्यु हो जाएगी। यानी ये शासनकाल आपके बिंदुसार का हो जाएगा 298 से लेकर 273 तक। अब अगर 273 से लेकर 269, याद होगा अशोक के शासनकाल को हम लोग ने 269 लिखा हुआ था, तो अगर 269 लेकर चले जाएंगे तो बीच में आप देख रहे हैं कि कुछ 4 साल का गैप दिख रहा है। ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि बिंदुसार के कई सारे बेटे हैं। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो वो तो 100 पुत्रों की बात करता है, लेकिन वो वास्तविकता से परे है। हम लोग 2 बच्चों की बात करेंगे क्योंकि 2 बच्चों के बीच लड़ाई होती दिख रही है। बिंदुसार का बड़ा बेटा जिसे सुसीम कहा जाता है वो, और एक और बेटा जो कि छोटा है जिसे हम लोग अशोक के नाम पर जानते हैं। तो इन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो रही है। बिंदुसार के मरने और अशोक के गद्दी पर बैठने के बीच जो 4 साल का डिफरेंस है उसका कारण, तो उसमें दोनों भाइयों की लड़ाई और अपने राज्य को जिसे कहते नहीं है व्यवस्थित करने में 4 साल का समय लगा। और फिर जब इन सारे चीजों से मुक्त होता है अशोक, तो वो अपना क्राउन सेरेमनी 269 में करता है। इसीलिए शासनकाल अशोक का 269 आपको लिखा हुआ मिलेगा। 250 ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं तो इस डेट में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि पाटलिपुत्र नाम की जगह पर हुई है वो होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं जो 7वें नंबर का सवाल है। हु बिल्ड सांची स्तूप? सांची स्तूप किसने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कनिष्क। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य बनवा नहीं सकता क्योंकि बौद्ध स्तूप जो है वो बौद्ध परंपरा, बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह बताए जाते हैं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म को मानता था। बिंदुसार की बात करें तो वो आजीवक संप्रदाय को मानता था, अभी कुछ देर पहले हम लोग ने चर्चा किया। अशोक की अगर बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध के बाद स्वीकार किया है और उसने फिर ढेर सारे गौतम बुद्ध से जुड़े हुए ढेर सारे बौद्ध स्तूप बनवाए हैं। और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने सबसे ज्यादा बौद्ध स्तूप बनवाए, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे सांची का बौद्ध स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया और प्रसिद्ध है। यानी हम लोगों का जो आंसर है वो आंसर है अशोक। याद रखिएगा सांची मध्य प्रदेश का इलाका है, इसके साथ साथ सारनाथ का जो बनारस में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उसका भी बौद्ध स्तूप हमारे अशोक के द्वारा बनवाया गया है। कनिष्क भी बौद्ध धर्म को मानता है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं है कि उसके द्वारा कोई स्तूप वगैरह बनवाया गया है। हाँ, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जरूर करवाया था कुंडलवन कश्मीर में। अगले सवाल पर चलते हैं जो 8 नंबर का सवाल है। Who was the ruler of श्रीलंका कंटेम्परेरी ऑफ अशोका? यानी अशोक का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था या श्रीलंका का शासक कौन था? महेंद्र वर्मन, तेस्य, मेघवर्ण या विजयालय? तो देखिए इसमें अगर हम लोग अशोक की बात करें, अशोक का समकालीन कौन था श्रीलंका का राजा, तो वो राजा हुआ करता था तेस्य।
जो बी ऑप्शन है हम लोगों का, वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। यहीं पर आपको एक चीज और याद दिला दे, अशोक का बड़ा बेटा जिसका नाम महेंद्र है, अशोक की एक बेटी जिसका नाम संघमित्रा है, मैं लिख देता हूं, बड़ा बेटा जिसका नाम महेंद्र है, ठीक है, बेटी जिसका नाम संघमित्रा है। और आप लोग ने पढ़ा होगा कि ये दोनों बच्चे जो अशोक की पहली पत्नी से जन्म लेने वाले हैं, ये दोनों बच्चे श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, और जब ये दोनों लोग पहुंचे श्रीलंका, तो श्रीलंका का राजा हुआ करता था तिस्से, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अशोक का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन है, वो तिस्से है। महेंद्र वर्मन की अगर बात करते हैं, अगर यहीं पर महेंद्र वर्मन के आगे हम लोग महेंद्र वर्मन फिफ्थ लिख लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। महेंद्र वर्मन पंचम, महेंद्र वर्मन फिफ्थ जो है, ये आपका श्रीलंका का राजा है, लेकिन ये चोल वंश के राजा जिन्हें हम लोग राजराज और राजेंद्र चोल कहते हैं, उनका समकालीन शासक है। ठीक है ना। मेघवर्ण की बात करें जो सी ऑप्शन में लिखा है, तो ये व्यक्ति समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा है। विजयालय चोल वंश का, जो कि 8वीं और 9वीं शताब्दी का चोल वंश है, उसका संस्थापक बताया जाता है और एक बड़े राजा के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है ना। तो सवाल पूछा गया अशोक का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था, तो ध्यान रखिएगा वो तिस्से था, जो बी ऑप्शन में। अगले सवाल पर चलते हैं जो 9वें नंबर का सवाल है। हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार, अशोक, कुणाल और दशरथ। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, दूसरा राजा भी है मौर्य वंश का, और वो उनका बेटा भी है। बिंदुसार का बेटा अशोक है, अशोक का बेटा कुणाल है, कुणाल का बेटा दशरथ है। कुछ किताबों में कुणाल को जो है दशरथ के बीच जो है भाई का रिश्ता दिखाया गया है। ठीक है, वो थोड़ा कंट्रोवर्सी है, उसके चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना मानकर चलते हैं कि कुणाल का बेटा दशरथ है, जो कि अगला राजा है। और अशोक के बाद जो कुछ योग्य राजाओं की अगर बात करें मौर्य वंश में, तो दशरथ उनमें से एक आता है। ठीक है, अगले और अंतिम सवाल पर चलते हैं जो 10वें नंबर का है। विच बुक वॉज कंपोज्ड बाय कौटिल्य, कौटिल्य के द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया, इंडिका, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी या महाभाष्य। तो देखिए, कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य, ये तो याद रखिएगा क्योंकि ये तीनों नाम है। तो कौटिल्य के द्वारा जिस किताब को लिखा जा रहा है, उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र नाम की किताब कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, यानी अर्थशास्त्र में किस चीज को लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का, यानी कि ये जो किताब है ये पॉलिटिकल साइंस को ध्यान में रखकर लिखी गई है। उस जमाने के राजनीति को ध्यान में, राजा के क्या कर्तव्य हैं, किस प्रकार से कर लेना चाहिए, और ढेर सारी बातें। ठीक, अर्थशास्त्र से मत सोचिएगा ये किताब इकोनॉमिक्स की है, इसमें रुपए पैसे के बारे में लिखा है, लेकिन यह अर्थशास्त्र जो किताब है ये राजनीति विज्ञान की प्रमुख किताब है। ठीक है, प्रशासनिक वर्णन है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का। इंडिका की अगर बात करते हैं तो इंडिका को लिखने वाला मेगस्थनीज है, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला एक यूनानी राजदूत है। ठीक, राजतरंगिणी जिसे लिखा है कल्हण ने जो किताब लिखी है, ये कश्मीर के इतिहास को, यानी जो कश्मीर का कई सारा अलग अलग राजवंश है उसमें लिखा गया है, और ये 8 तरंग में लिखी गई है। एक सवाल अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है कि तरंग क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मैं लिख दूं पहले, तरंग ये एक शब्दावली है, कुछ नहीं, तरंग शब्द से परेशान मत होइएगा कि ये तरंग फिर साइंस का तरंग हो गया, है नहीं, तरंग दैर्ध्य वगैरह दुनिया भर का दिमाग में कई सारे बच्चों के चला आता है। ये तरंग है अध्याय, यानी कि टॉपिक। ठीक है ना, यानी जो आपकी राजतरंगिणी है वो 8 अध्याय में, 8 चैप्टर में लिखी गई है। उन्हीं अध्यायों को, उन्हीं चैप्टर्स को तरंग कहा गया है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। महाभाष्य नाम की किताब
पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित और योग दर्शन के संस्थापक, जिन्हें हम लोग पतंजलि के नाम पर जानते हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आज के सवाल थे जिन पर हम लोग ने चर्चा किया मौर्य वंश को लेकर। तो इतनी कुछ बातें थी जो आपके लिए प्रैक्टिस सेशन था, और इसको ध्यान से सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जो क्लास को पसंद कर रहे हैं, लाइक और शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, गुजारिश है उनसे कि वो लाइक, सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको जरूर यूज करें, ताकि आपके पास इन्फो कैप्सूल का एक नोटिफिकेशन प्रॉपर मैनर पर, प्रॉपर टाइम पर पहुंचता रहे। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।